बात करते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ में शुरुआत करेंगे जहां पर मोहला मानपुर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने में संलिप्त 4 नक्सलियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सलियों के लेवी वसूलने के मामले में मनी ट्रेल का भी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद सांसद संतोष पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पिता का नक्सलियों के साथ साठगांठ होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। बड़ी खबर है, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और उनके पिता के साथ कनेक्शन जोड़ा गया है नक्सलियों के साथ। खबर यह है जिनको गिरफ्तार किया गया 5 नक्सलियों से, उनसे कनेक्शन जुड़ रहा है। जो पुलिस ने कार्रवाई की है उससे स्पष्ट हो गया है कि भूपेश बघेल के पूज्य पिताजी नंद कुमार बघेल जहां बार बार राजनांदगांव क्षेत्र के जंगल मानपुर मोहल्ला में जाकर के मीटिंग करते थे, ऐसे उनके पूज्य पिताजी के सलाहकार विवेक सिंह के साथ 4 नक्सली भी धरे गए हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ पुलिस की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। आज मेरे पिताजी से सवाल कर लिए, तो मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूँगा कि वो वहाँ चले जाए और उनसे जवाब लेकर आ जाए। इस प्रकार से ओछी बयान देना मतलब ये बताता है कि संतोष पांडे की मानसिकता क्या है। और ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति का कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है जिस आधार पर संतोष पांडे सांसद हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं तो क्या उसमें कोई सच्चाई है, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि नक्सलियों के साथ अगर इस तरह का कनेक्शन सामने आएगा तो लोगों का विश्वास कम होगा ही। बढ़ेंगे आगे। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने हमारी छुट्टी को जारी रखा है, लेकिन मुख्यमंत्री एन वक्त पर सरकारी आयोजन से किनारा करते हुए नजर आए। इसका कारण है कि बीजेपी आदिवासी को आदिवासी नहीं मानती है, वनवासी मानती है। सीएम ने आदिवासियों को क्यों उपेक्षित किया है, इसका जवाब उनको देना चाहिए, ये भूपेश बघेल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो दिवंगत लोग हैं उससे सवाल करते हैं। आज मेरे पिताजी से सवाल कर लिए, तो मैं संतोष पांडे जी से कहना चाहूँगा कि वो वहाँ चले जाए। तो ये सवाल जिसको लेकर अब जवाब लोग पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं। खबर है चित्रकूट से, जहां पर आज़ादी के 77 साल बाद भी ढंग की सड़क नहीं है। तस्वीरें आदिवासी बस्ती धर पहाड़ की है, जहां 16 साल का बलवीर मजदूरी करते समय घायल हो गया। अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दुर्भाग्य से मृतक बलवीर मवासी का शव वाहन से उसके घर तक भी नहीं पहुंचा सका। कारण था रास्ता ही नहीं है, जिसके बाद शव को 4 लोगों ने 2 किलोमीटर दूर तक ऐसे ही कंधों पर ले जाकर गांव तक पहुंचाया। तो शव को पैदल ले जाया गया गांव तक। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़क के लिए आदिवासी यहां पर मोहताज हैं। इस लड़की की मृत्यु हो गई, इसको हमको कंधे में लेकर के चारपाई में लेटा करके छर पहाड़ तक ले जाने के लिए हम मजबूर हैं। और ऐसी डेड बॉडी रखी हुई है कि मतलब अब ऐसी दुख भरी कहानी है, फिर भी हमको मतलब एक कंधे में लेकर के उसको जाना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई गाड़ी वाहन ऐसा कोई वाहन नहीं पहुँच पाता, क्योंकि ये रोड आधी अधूरी बनी हुई है। कई बार हमने सीएम हेल्पलाइन और मतलब पत्र के माध्यम से सूचित किए, लेकिन कोई आज तक हमको इसका निराकरण नहीं किया गया। अच्छा, बढ़ते आगे। विकसित भारत 2047 की कल्पना को लेकर केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस इसे महज कोरी कल्पना बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार से 2024 नहीं संभल रहा, 2047 की बात वो कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनके लिए विकसित भारत जरूरी नहीं है, बल्कि विकसित गांधी परिवार महत्वपूर्ण है। कांग्रेस मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है, उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं है। छत्तीसगढ़ की नेता भी हवा वही बातें कर रहे हैं। 2024 संभल नहीं रहा है। 2024 को में सरकार जनता के हितों की नहीं रक्षा कर पा रही है। 2024 में सिर्फ 8 महीने में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कांग्रेस सरकार के समय से बजट 18 गुना ज़्यादा है।
और चाहे गति में हो, एक्सप्रेस में हो, अनेक ट्रेनों की जिस प्रकार से वृद्धि हुई है और तीसरी ट्रैक, चौथी ट्रैक की ओर हम बढ़ रहे हैं, तीसरा ट्रैक तो लगभग बन गया है, तो ये कांग्रेस के समय में कुछ भी नहीं था। तो कुल मिलाकर के हमारे छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कि कम से कम सूपा हाँसे तो हाँसे, चलनी को हाँसने का अधिकार नहीं है। कम से कम कांग्रेस इस प्रकार की बात ना करें। बढ़ते आगे, नकली होलोग्राम केस में यूपी एसटीएफ के एक्शन पर एससी की रोक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आरोपी विधु गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ा है नकली होलोग्राम केस। होलोग्राम बनाने वाली प्रिज्म कंपनी का मालिक है विधु गुप्ता। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी ने नोएडा के कासना में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसकी जांच यूपी एसटीएफ कर रही है। और इस एफआईआर के आधार पर ही यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर और अरुणपति यानी कि एपी त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था। और अब यूपी एसटीएफ के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले को लेकर जांच पड़ताल भी लगातार जारी है। अनवर ढेबर को लेकर गिरफ्तारी भी हुई है उनको और पूछताछ भी लगातार की गई है। नकली होलोग्राम जिसका जखीरा भी खेत से बरामद किया गया था। शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ही ये पूरा मामला है। नकली शराब को स्कैनिंग से बचाने के लिए होलोग्राम भी लगाया जाता था, वो भी नकली होता था। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। आरोपी विधु गुप्ता की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है और यूपी एसटीएफ के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। और महत्वपूर्ण यह है कि ये होलोग्राम केस क्या है ये भी आपको बता देते हैं। स्कैनिंग से बचाने के लिए होलोग्राम यानी कि स्टिकर भी नकली ही लगाया जाता था। नोएडा की प्रिज्म कंपनी को इसका टेंडर दिया गया और इस कंपनी का मालिक कौन है? विधु गुप्ता, जिसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। आरोप है कि कंपनी टेंडर प्रक्रिया के लिए पात्र ही नहीं थी, फिर भी टेंडर दे दिया गया। अधिकारियों ने शर्तों में संशोधन किया और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर सवाल खड़े हुए। विधु गुप्ता से प्रति होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन लिया गया। एक होलोग्राम 8 पैसे का कमीशन। 3 मई को यूपी एसटीएफ ने विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ये सारा मामला खुलता चला गया। पूछताछ में अनवर ढेबर और अरुणपति का भी नाम सामने आया। बाद में इन दोनों की भी गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का सीएम साय को 10 में से 5 नंबर देने पर अब राम विचार नेताम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि सिंहदेव अब नंबर ही दे सकते हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस रिपोर्ट में सुनिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कामकाज का आकलन करते हुए 10 में से 5 नंबर देने की बात कही थी। उन्होंने कहा है कि विष्णुदेव सौम्य और सरल व्यवहार के हैं और ऐसा ही व्यवहार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी था। साथ ही 5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का दावेदार होने के सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस वक्त हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातें करेंगे अलग अलग मुद्दों पर और जानेंगे आखिर उनका क्या विचार है। आपने रमन सिंह के कार्यकाल को भी देखा है, अभी विष्णुदेव सरकार को भी देख रहे हैं। दोनों सीएम, पूर्व सीएम और अभी आपके विष्णुदेव साय में, दोनों कौन अच्छे लगते हैं आपको? सबसे अच्छा किनका 6 महीने इनका है, उनका आप तो आपने लंबा समय देखा है। व्यवहार में तो अभी तक दोनों मिलते जुलते दिख रहे हैं। दोनों की मिलनसारिता की छवि सौम्य, कहीं कोई विवाद की स्थिति अभी तक तो नहीं दिख रही। हालांकि इनको विष्णुदेव साय जी को तो बहुत कम समय हुआ है, तो पार्टी के अंदर हो चाहे बाहर हो, व्यवहार में कहीं कमी आई हो, अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई। 6 महीने में कितना नंबर देंगे बीजेपी सरकार को? अभी जो काम कर रही है विष्णुदेव साय सरकार, इसको कितना नंबर आपकी तरफ से मिलना चाहिए, क्या लगता है? सरकार अभी तो 5 शुरुआती दिन है, अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नेगेटिव्स दिखने को मिल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में, नक्सल घटनाओं की स्थिति में, बलौदा बाजार की घटना में, रायपुर की ट्रैफिक का भी मैंने हवाला दिया था कि एक छोटी चीज़ है कि रायपुर शहर में ट्रैफिक इतना कंजेशन मैंने पहले नहीं दी। इतनी गाड़ियां तो नहीं 4-6 महीने में रायपुर की खरीदी गई होंगी कि ट्रैफिक की, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था की कमी है। तो ये थे हमारे साथ टीएस सिंहदेव, अब बता रहे थे कि किस तरीके से राजनीतिक जो स्थिति है वो चल रही है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि 2.5 साल वाली अगर बात नहीं हुई होती तो शायद छत्तीसगढ़ में आज भी कांग्रेस की सरकार होती।
वहीं इस मामले पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंहदेव अब नंबर ही दे सकते हैं और कहा कि जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार में सिंहदेव को अपमानित होना पड़ता था, अब नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सरकार में उन्हें वे दिन नहीं देखने को मिलेंगे। टीएस बाबा का हमारे सरकार में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगी। अपमान भी हम लोग नहीं करेंगे, सम्मान भी देंगे। जितना अपमानित जो है 5 साल में भूपेश बघेल के सरकार में उनको होना पड़ा है, तो वो दिन तो कम से कम अब देखना नहीं पड़ेगा। उनको भी यही सोचना चाहिए कि वो दिन अब देखना ना पड़े। रामविचार नेताम अपने बयान से कांग्रेस की उस दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कांग्रेस उस वक्त भी परेशान थी जब राज्य में उसकी सरकार थी, और अब जब राज्य से कांग्रेस की सत्ता जा चुकी है, ऐसे में बीजेपी रह रहकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच ठंडी हो चुकी सियासी रार की आग को हवा देने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ये सियासत है, यहाँ पर एक एक शब्द के बहुत मायने निकाल लिए जाते हैं और वही मायने फिर सियासत का केंद्र बिंदु बन जाते हैं और उसी पर सियासत होती भी है। वही कुछ दिखाई दे रहा है। बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ से ही अगली खबर है, जहाँ पर सरकारी विभागों में पहले CSIDC के जरिए खरीदी की जाती थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब सरकार ने जेम पोर्टल के खरीदी का आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश पर व्यापारियों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल एकलव्य स्कूलों में जेम पोर्टल के जरिए करीब 10 करोड़ रुपए की खरीदी की जानी है और इसके लिए टेंडर भी जारी किए जा चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि जेम पोर्टल से खरीदी के लिए इतनी शर्तें दी गई हैं कि जिन्हें छत्तीसगढ़ के 99% व्यापारी पूरा ही नहीं कर सकते। ऐसा सिर्फ कुछ व्यापारियों को फायदा दिलाने के लिए किया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कृषि और आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि जेम पोर्टल से इसलिए खरीदी की जा रही है कि ताकि सामान की क्वालिटी सही रहे और स्कूलों में बच्चों को सही गुणवत्ता का सामान मिल सके। अच्छी सामग्री क्वालिटी मेंटेन करते हुए सामग्री का आपूर्ति करें। हम यदि छात्रावास आश्रमों में एकलव्य विद्यालयों में बच्चों के लिए कोई सामग्री आपूर्ति करते हैं तो जो भी सामग्री है वो गुणवत्ता युक्त ही हो, उसमें किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज का गुंजाइश नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस को लेकर तमाम अटकलें चल रही थी कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब वो राज्यपाल नहीं हैं, वापस छत्तीसगढ़ लौट आए हैं, तो हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी उनको अब दिखाई दे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़ने की अटकलों को उन्होंने खारिज किया है। रायपुर दक्षिण से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी उनकी। रायपुर दक्षिण से आपको जो तस्वीरों में दिख रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, ये अब रायपुर के सांसद हैं, लोकसभा पहुंच गए हैं, तो इन्हीं की जगह की वो सीट खाली हुई है। दिल्ली से रायपुर लौट चुके हैं रमेश बैस और दिल्ली दौरे को बताया है शिष्टाचार और मुलाकात का दौर, और चुनाव लड़ने से साफ इनकार किया है। राज्यपाल से अलग अलग हुआ, उसके बाद से कड़सी काल करते हैं। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर मेघवाल जी, अपना रेल मंत्री वैष्णव जी, सबसे मुलाकात हुई है। और ये कड़सी काल था कि इतने लंबे समय तक मुझको काम करने का मौका दिया। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, और आगे ऊपर दिल्ली से जो भी निर्देश मिलेगा मैं वही काम करूँगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है प्रदेश में अभी कुछ मेरे को कुछ नहीं बोले हैं। चुनाव नहीं लड़ूंगा, निश्चिंत रहिए, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी या नई जिम्मेदारी या जो भी आदेश होगा उसका निर्वहन करेंगे। हो सकता है कि नई जिम्मेदारी में चुनाव लड़ने की भी जिम्मेदारी मिल जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल वो इनकार कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। रायपुर से खबर है, जहां पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाली को लेकर NSUI के पदाधिकारियों ने ट्रैफिक ASP के नाम ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया है। NSUI के वाइस चेयरमैन पुनेश्वर लहरी समेत कार्यकर्ताओं ने ASP ट्रैफिक के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। और अगली खबर है सूरजपुर से, जहां पर ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया है। लोक सेवा केंद्र के संचालक और एक अन्य सहयोगी ऑनलाइन फ्रॉड में 27 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गए। देखिए कैसे इन्हें शिकार बनाया गया। पैसे दोगुने का लालच लोक सेवा केंद्र के संचालक शैलेंद्र कुशवाहा और उनके दोस्त को भारी पड़ गया है। शैलेंद्र और उनके दोस्त ऑनलाइन विज्ञापन के एक बिजनेस में
रकम लगाने पर ज्यादा ब्याज पाने के झांसे में आ गए, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों के खाते खाली हो गए। उस कंपनी का इसके बाद रिस्पांस आना बंद हो गया, वो विज्ञापन भी आना बंद हो गया यूट्यूब पर, जैसे इनका पैसा उनके पास पहुंचा। और उस कंपनी ने जो अपना डिटेल बताया था उसके अनुसार से कोलकाता का रहने वाला तुषार भाजो, सुब्रत सरकार और सूरज गिरी के नाम पर जो बेसिक जानकारी मिली है उनके नाम पर मामला दर्ज किया गया है FIR। अब इसके बाद इनके नाम सही हैं या क्या है वो उसके साइबर फ्रॉड का जो डिटेल में जाने पर ये सही नाम इनके पता चलेंगे कि और कितने इसमें इन्वॉल्व हैं, और ये विवेचना अभी की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कई बार पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की जाती है कि कम समय में दोगुने पैसे करने से संबंधित झांसे से बचें। बावजूद इसके लोग आसानी से ठगों की बातों में आकर अपनी गाढ़ी कमाई को गवा बैठते हैं और इन सब के पीछे दोगुने पैसे का लालच होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और सभी ने वो फिल्म भी देखी है जिसमें 21 दिन में पैसा डबल किया जाता, लेकिन उसके बाद क्या होता सभी को पता है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि मानती नहीं और अपनी गाड़ी कमाई ऐसे ही गंवा देते हैं।